नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित समय की शिला पर कविता के भावार्थ का अध्ययन करेंगे। चलिए कविता शुरू करते हैं। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी, गई मिट निशानी। विकल सिंधु साध के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए। दोस्तों, इस पद्यांश में शंभुनाथ सिंह ने कलाकारों की व्यथा को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार कलाकार सदियों से ही उपेक्षित है, उसे समाज में ऊंचा स्थान नहीं मिल पाता। इस बात को उन्होंने चित्रकार और कहानीकार की पीड़ा के माध्यम से स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि चित्रकार न जाने कितने ही आकर्षक चित्र बनाते हैं, न जाने कितने ही सुंदर चित्र बनाते हैं जिसमें उन्हें बहुत मेहनत लगती है, परंतु उनका चित्र अधिक समय तक टिक नहीं पाता। कुछ लोग उन चित्रों को मिटा देते हैं क्योंकि वो लोग उस चित्रकार की मेहनत का सम्मान नहीं करते हैं। इसी प्रकार रचनाकार अर्थात कवि, लेखक दर्द भरी कहानी में अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं, परंतु कुछ लोग उन कहानियों को भी उचित सम्मान नहीं देते हैं। उन कहानियों में जो भाव होता है उस भाव के महत्व को नहीं समझते हैं, उल्टा जो है उन भावनाओं का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि वो कहानी तो बिल्कुल है रोनी धोनी वाली कहानी, उस कहानी में बस रोना धोना ही लिखा गया है, लेकिन वो कवि के उस तकलीफ को, उस दर्द को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। कवि के अनुसार चित्रकारों और रचनाकारों का जीवन इस प्रकार की उपेक्षा झेलने में ही बीत जाता है। साथ ही कवि ये भी कहते हैं कि इस संसार में सबके दुख का कारण अलग अलग है। सागर हमेशा इस प्रयास में रहता है कि उसका जो जल है, उसका जो पानी है, वो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँचे, और वह पानी जो है आकाश की ऊंचाई तक पहुँच भी जाता है, लेकिन आकाश से वो भी बर्दाश्त नहीं होता है और वह पुनः सागर के उस पानी को धरती तक पहुंचा देता है। तो इस पंक्ति में कवि ने बताया है कि हम कितने प्रयास करके, कवि हैं, रचनाकार हैं या फिर समुद्र का जल है, कितने ही प्रयास करके ऊंचाई तक उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसको महत्व नहीं देता है और पुनः उसे क्या करते हैं, उसे गहरी खाई में ढकेल देते हैं। आइए अब कविता की अगली पंक्ति का अध्ययन करते हैं। शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा ये मरण का बहाना। शलभ जल न पाया, शलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। प्रेम पथ पर प्राण की दीप कितने, मिलन ने जलाए विरह ने बुझाए। दोस्तों, इस पंक्ति में कवि ने शलभ अर्थात पतिंगा दोस्तों एक छोटा सा कीड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब दिया वगैरह जलता है, या फिर शहरों में तो दिया नहीं जलता है, लेकिन बरसात जैसे शुरू होती है, पहली बारिश, तो आपके घर में जो बल्ब होता है वहाँ आकर कुछ कीड़े मकोड़े उड़ने लगते हैं, तो वही पतंगे होते हैं। दोस्तों, इस पंक्ति में कवि ने प्रेमियों की पीड़ा को, प्रेमियों की व्यथा को पतिंगा और दीप शिखा के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार पतिंगा को
हमेशा यह अभिलाषा होती है कि वह दीप शिखा तक पहुँचे। दीप शिखा अर्थात दिए की जो लौ होती है उसकी चोटी तक, उसकी ऊंचाई तक पहुँचे। भले ही उसके इस प्रयास में उससे जलकर अपने प्राण ही त्यागने क्यों न पड़े। ठीक इसी प्रकार समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पतिंगे अर्थात प्रेमियों के प्रेम के प्रति पवित्र भावना को कलंकित करने के लिए उसके प्राण के त्यागने की कोशिश को भी आत्महत्या के नाम से कलंकित करते रहते हैं। यहाँ पर शलभ अर्थात पतिंगा जो है वह दीप शिखा को पाने के लिए जल जाना भी स्वीकार कर लेता है। भले उसके साथ एक क्षण ही क्यों न रहे, उसे उसी में प्रसन्नता मिलती है और वह जलकर मर जाता है। ठीक इसी प्रकार समाज में प्रेमी भी भले ही अपने प्रेम के साथ उसे कुछ क्षण रहने का अवसर क्यों ना मिले, उसके साथ सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, लेकिन अगर वह इस प्रयास में असफल हो जाते हैं और इस असफलता में वो अपने प्राण को त्याग देते हैं, तो समाज उसकी मृत्यु को भी कलंकित करने से नहीं चूकता है। लेकिन पतिंगा जो प्रेम का प्रतीक है वह जलकर भी नहीं जल पाता, अर्थात मरकर भी समाप्त नहीं होता, वो जलकर अमर हो जाता है। आप लोगों को पता होगा कि दीपक और पतंगे का जो प्रेम है वो उदाहरण के स्वरूप में लिया जाता है, तो उसका प्रेम भी जो है मर कर भी मिट नहीं पाता। तो ठीक उसी प्रकार उसका प्रेम जो है, उसके प्रेम का जो अस्तित्व है वह हमेशा बना रहता है। पतिंगा जो है अंधकार में एक क्षण के लिए भी रहना स्वीकार नहीं करेगा। वह भले ही एक क्षण के लिए, छोटे से सेकंड के लिए भी दीप शिखा के साथ रहे, लेकिन वह उसी के साथ रहने की भरसक कोशिश करता है, भले उसके प्राण ही क्यों ना चला जाए। इस उदाहरण द्वारा कवि कहते हैं कि प्रेम के पथ पर चलते हुए मिलन के क्षणों में कितने प्रेमियों ने अपने प्राण गंवाए हैं। वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। उन्हें मरकर अपने प्राण को समाप्त कर लेना अधिक गवारा होता है, न कि अलग होकर हमेशा के लिए रहना गवारा हो। आइए अब कविता की अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी श्रांत हो जब लहर चेतना की, तिमिर आवरण ज्योति का वर बना तब, कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की, नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशाने जगाए उषा ने सुलाए। दोस्तों, इस पंक्ति में कवि जो है हमारे चेतन और अवचेतन मन की अवस्था को रात और सुबह के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी चेतना कब जागृत होती है और कब सो जाती है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मानव की जो चेतना है वह दिन भर धोखाधड़ी की राह पर भटकता रहता है, और जब दिन बीतने के बाद वह रात को शांत होकर बैठता है, तब उसके मन में तमाम प्रकार के विचार चलते रहते हैं और वह कोशिश करता है कि वह धोखाधड़ी नामक जो कार्य है उस कार्य को वो समाप्त करे और उसके अच्छे अच्छे स्वप्न देखना शुरू करता है। लेकिन जैसे उस स्वप्न को देखना शुरू करता है कि वह किसी नतीजे पर पहुँचे, वैसे ही सुबह हो जाती है और उसका वह स्वप्न टूट जाता है और वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता है, और सुबह होते ही वह फिर उसी धोखाधड़ी और उसी वो भौतिक लालसाओं के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो यह किसके कारण हुआ? यह उषा अर्थात सुबह के कारण हुआ। अगर सुबह नहीं होती तो रात भर जो उसके मन में स्वप्न चल रहा था, शायद वह किसी एक
सही नतीजे पर पहुंचता और वह उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करता, लेकिन सुबह ने उसके उस स्वप्न को समाप्त कर दिया। आइए अब अगली पंक्ति देखते हैं। सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। दोस्तों, इस कविता की पंक्ति में सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, अनिल का अर्थ होता है पवन अर्थात सुगंधित पवन, सुप्त सोया हुआ, तुहिन का अर्थ होता है ओस, अर्चना का अर्थ प्रार्थना, पिपासा प्यास, चरण का अर्थ तो आपको पता ही होगा पैर। अब आइए कविता के पंक्ति का भावार्थ देखते हैं। कवि इस कविता की पंक्ति में कहते हैं कि जब सुबह सुबह सुगंधित वायु चलती है तो उस समय हमारे मन में किसी के प्रति, जो हमारे लिए कोई सम्मानीय व्यक्ति होती है, उसके प्रति सम्मान की भावना और बढ़ जाती है और हम चाहते हैं कि हम चल कर के उसका सम्मान करें। हमारे भीतर जो सोई हुई भावनाएं होती हैं अचानक से जाग जाती हैं, लेकिन तभी सब कुछ ओस के कणों की तरह बिखर जाता है। जैसे सुबह होती है और घास पर पत्तों पे जितने भी ओस के कण होते हैं चमकते हैं, लेकिन जैसे ही धूप आती है सारे ओस के कण क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। तो ठीक कवि भी कहता है कि अचानक उसके मन में जो सोई हुई भावनाएं जागृत हुई थी, कुछ ऐसा होता है कि वह अपनी उस पूजा अर्चना, उस सम्मान की भावना की जो प्यास है उसको मिटा नहीं पाता है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह की जो लता होती है वह किसी के चरणों में, किसी के कदमों में अपने सारे के सारे फूल बिखेर देती है, किंतु तभी अचानक समुद्र की लहरें आती हैं और उन फूलों को उसके कदमों से दूर ले जाती हैं। तो ठीक इसी तरह से कवि भी उसके अंदर जो पूजा की प्यास है, सम्मान की प्यास है, वह प्रकट करने में असक्षम हो जाता है। तो दोस्तों, इस कविता में हमने देखा कि कवि ने अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से उनके जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया है। दोस्तों, इस कविता के भावार्थ के साथ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जिसमें आपको कविता के पद्य का विश्लेषण करने के लिए आता है। तो आइए किस तरह से उस कविता का विश्लेषण किया जाता है उसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, यह प्रश्न कुल 6 अंकों के लिए आता है। प्रश्न पूछा जाता है, प्रस्तुत कविता का पद्य विश्लेषण कीजिए, मतलब उसके अलग अलग खंड किए जाएंगे और आपको उसके बारे में लिखना है। पहले होता है कवि का नाम, जिस कविता के जो कवि होंगे आपको उसका नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कविता की विधा, मतलब कविता किस तरीके से लिखी गई है। तो यह कविता जो है नवगीत विधा है, नया गीत। पसंदीदा पंक्ति, इस कविता की पसंदीदा पंक्ति क्या है, आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा उसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद पसंदीदा होने का कारण, वह कविता आपको क्यों अच्छी लगी, उसका क्या कारण है। फिर अगला है कविता से प्राप्त संदेश, आपको जो पंक्ति अच्छी लगी है उस पंक्ति से आपको क्या संदेश मिलता है वह आपको लिखना होता है। ऊपर के जो प्रश्न होते हैं वह कुल 1-1 अंक के लिए आएंगे, लेकिन जो पांचवा प्रश्न होगा वह 2 अंकों के लिए होगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी कोई भी कविता का आप संदेश लिखोगे तो सकारात्मक संदेश ही आप लिखोगे कि इस कविता से आपने क्या सकारात्मकता सीखी है। तो आज के लिए इतना है। उम्मीद है
आपको मेरा ये वीडियो लाभदायक लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।